स्ट्रक्चर आपको क्लियर है या नहीं, वो वर्ड आपका सुना हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। ओके बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल की बात करेंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिर्फ आपको वर्ड सुनना है और आपको वो क्लियर है या नहीं ये आपका ब्रेन बता देगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस पोर्शन से मुझसे पूछोगे, ठीक है। पहली चीज जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ इन मेल एंड फीमेल केसेस आर दैट ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस द गैमेट्स। ओके, दैट्स वाई क्या आ जाएगा, टेस्टिस मेल में एंड ओवरी आएगा आपका फीमेल में। फिर टेस्टिस की बात करते थे, टेस्टिस में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन से डिसेंड होती है, बाहर की तरफ आएगा। तो स्क्रोटम, अब मैं वर्ड बोल रही हूँ, स्क्रोटम, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आपको ट्यूनिका की लेयर मिली होगी, टेस्टिस की लेयर आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे शायद मैंने इमेज भी ऐड किया है एक, दिस वन, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो एल्बुजिनिया वाली जो लेयर होती है, दैट लेयर वो आपका जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक हाईली कन्वोलेटेड पोर्शन है। मतलब इतना हाईली कन्वोलेटेड है कि अगर आप इसको पूरा ओपन करोगे तो लगभग 200-250 मीटर का एक एरिया ये एक कवर कर देगा। ओके, तो खैर अब सुनो ध्यान से वर्ड, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद वासा डिफरेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, रेटेड टेस्टिस, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के टाइप्स, ठीक है। एपिडर्मिस के टाइप्स मतलब एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग किस किस रीजन में आप एपिडर्मिस को डिवाइड करते हो। जो भी स्पर्म फॉर्म हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन से स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहे हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में, एंड डक्टस सिस्टम क्या है। उसके बाद आ जाते हैं अपन डक्टस सिस्टम में कि वो कौन से डक्ट का फ्लो है, सारे डक्ट किसके बाद कौन से मिलेगी, एंड फाइनली एजेकुलेटरी डक्ट से लेके अब जो उसका एजेकुलेशन होगा इस सीमेन का, उस पूरे एक फ्लो चार्ट, वो आज हम फ्लो दिखा देंगे तुम्हें एक बार और, क्लियर। तो रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया और इफ्रेंसिया में बताना मुझे जरा वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो वापस से एब्डोमिनल की तरफ टेस्टिस के कनेक्शन को जोड़ेगा। Every structure is convoluted till now. ये सभी क्लियर है तुम्हें जितने अभी मैंने वर्ड लिया। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, एक मिनट, दिखनी तो चाहिए। दिख रही है बेटा, रिज्वाइन करो, निनाद रिज्वाइन करो। कौन सा स्ट्रक्चर वापस एब्डोमेन की तरफ बेंड होगी, ओके वेरी गुड, यस करेक्ट, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, वासा डिफरेंसिया कहाँ से जुड़ी है ये, कॉडल पोर्शन, कॉडल पोर्शन अपन फिन जब पढ़े थे केसेस में, मछलियों के फिन में आया था तो कॉडल फिन वर्ड आया था, ठीक है, टेल के साइड वाला। तो नीचे सबसे कॉडा एपिडाइडमिस, इट अटैचेस टू द वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंसिया बोलो, डक्टस डिफरेंस बोलो, एंड उसके बाद ये फिर बॉडी के अंदर एंटर करता है। बहुत सारे तुमने इमेजेस भी देखे होंगे लेक्चर के ड्यूरेशन में, ताकि तुम्हें पूरा एक क्लियर रहे कि कहाँ पे किस तरीके का लोकेशन। ओके, तो इतने वर्ड जो अभी मैंने लिए वो क्लियर है सबको। ओके गुड, मतलब समझ में आया है पूरा, वेरी गुड। स्पर्मेटिड कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, जब
फीटस बॉडी में डेवलप करता है ना, मदर वॉर्म में डेवलप करता है, तो अराउंड 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस जो होती है वो डिसेंड होती है, एब्डोमेन के बाहर आती है। तो उस टाइम जितना कनेक्शन उसका जो कॉर्ड, जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन जिसमें वेसल्स आ जाएंगे, जिसमें नर्वस सिस्टम आ जाएगा, जिसमें सारा उसका कनेक्शन बनाने के लिए जो बाहर के साइड आ रहा है बॉडी से, दैट कॉर्ड इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। कवर हुआ होगा ये भी। ग्यूबर्नाकुलम, क्यूबर्नाकुलम, कोई भी वर्ड जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। ग्यूबर्नाकुलम, ग्यूबर्नाकुलम, हाँ हाँ करेक्ट। स्क्रोटल वॉल जो है, स्क्रोटम की जो वॉल है उससे टेस्टिस को कनेक्ट करेगा, मतलब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में, जैसे देखो तुमने वो पढ़ा ना, ओव्यूल एंड ओवरी वॉल के बीच में प्लेसेंटा आ रहा था, सेम वे में आप समझो कि स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस प्रॉपर टिल्टेड लोकेशन पे थोड़ा सा टेढ़ी रहती है, ठीक है, उस लोकेशन पे ये फिट रहे, ऐसे सेट रहे, इसके लिए वहां पे जो फाइब्रस टिश्यू स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर ग्यूबर्नाकुलम। यस बेटा, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है निनाद, वेरी गुड। अब दिख रही है स्क्रीन तुमको? वैसे स्क्रीन से तो अभी हम कुछ बता नहीं रहे। ओके गुड, मीन्स आ तो गया अच्छे से समझ में तुम लोगों को। लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, बस हम टर्म ले रहे हैं, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, हॉर्मोन्स भी कवर हुए होंगे। चलो गुड, ठीक है, फिर ग्लैंड वाला पोर्शन देखते हैं अभी, मतलब एक बार उसको भी बोल देंगे हम, उसको भी मैच करना। यहाँ पे देखो तुम्हें जो ये सीक्वेंस दिख रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, इससे कई एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है, और जब सीक्वेंस याद रहेगी तो इन सब के अंदर क्या फंक्शन चल रहा है, किसकी क्या लोकेशन है, वो भी आपको क्लियर माइंड में आती रहेगी। ओके, तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल वो पोर्शन है जो कि रेटोटेस्टिस से कनेक्ट करता है, एंड दैट इज द पोर्शन जहाँ पे आपके स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनियम सेल थ्रू लाइफ एक टाइम तक, अच्छे खासे टाइम तक, कंपेयर टू फीमेल, जैसे फीमेल में फॉलिकल्स आपको कांस्टेंट मिलेंगे, बाय बर्थ आपको जो मिला वही रहता है फीमेल में, लेकिन मेल के केस में कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो प्रेजेंट है आपके, वो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई फॉर्मेशन जो होगा स्पर्म का वो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में होता है। उसके बाद रेटाटेस्टिस, अब ये पाथवे है कि किस तरीके से वो पाथ, एक स्पर्म अपना पाथ को फॉलो कर रहा है। तो रेटाटेस्टिस सिंपली जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, एकदम ह्यूज नेटवर्क, कई सारी सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स वहां पे ज्वाइन हो रही थी, तो रेटाटेस्टिस। रेटाटेस्टिस से निकलने वाली डक्ट वासा इफ्रेंसिया बाहर की तरफ जा रही है, क्लियर? किधर जा रही है? एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस वो पोर्शन है जहां पे मोटिलिटी, एक तरीके से स्पर्म की ग्रोथ होती है, क्लियर? स्पर्म फाइनल, स्पर्म जैसे फाइनल भी नहीं आता है अभी, मतलब ग्रोथ डेवलपिंग फेज में होता है, स्टोर होता है, वो सभी जगह क्या है? एपिडाइडमिस। देन एपिडाइडमिस से वासा डिफरेंस। ओके, तो आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि वासा इफ्रेंसिया ये है, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इट लीव्स द टेस्टिस, ये टेस्टिस से बाहर आ रहा है एपिडाइडमिस में, और वासा डिफरेंसिया एंटर्स द एब्डोमेन, एंटर्स द एब्डोमेन। कुछ ऐसी बातें आपको याद रहनी चाहिए ताकि स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर है। वापस एब्डोमेन की तरफ आना है तो वासा डिफरेंसिया के थ्रू एंटर करेगा। ओके बच्चा, क्लियर? उसके बाद यूरिनोजेनाइटल चैम्बर, ये ध्यान रखना कि ये जरूर चैम्बर एक है, लेकिन ये क्लोएका नहीं है, वी आर नॉट क्लोएकल, क्लोएका नहीं होता हम लोगों में, ह्यूमन में क्लोएका नहीं होता है, ठीक है? तो जस्ट ट्रैक कॉमन है, जो पाथ है, जो डक्ट है, दैट डक्ट इज कॉमन फॉर द यूरिन एक्सक्रीशन, फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, मतलब मिक्चुरेशन की प्रोसेस के लिए, एंड फॉर द रिलीज ऑफ सीमेन। मेल में वो डक्ट कॉमन होती है, तो चैम्बर है, देन यूरेथ्रा, देन
वेजाइना, ये वेजाइना फीमेल वाला पार्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ तक ये मेल में है, ये फीमेल में। ओके, ऐसे तो बहुत आगे तक जाने चाहोगे तो वेजाइना, वेजाइना के बाद वेजाइनल कैनाल, उसके बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में कहीं जाके दोनों के बीच में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। बट आपको कहाँ तक याद रखना है, मेन डक्टस सिस्टम ऑफ द मेल। इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है? एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट किस चीज का बोल रहे थे तुम लोग? मनाली तुम बोल रही थी एपिडाइडमिस का। मनाली है क्या क्लास में? कश्मीर ओके, मनाली दी। तो तुम लोग को वो क्लियर है क्या? एपिडाइडमिस के एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन, कैपुट होता है एंटीरियर, कॉर्पस होता है मिडिल एंड कॉर्डा होता है पोस्टीरियर। ठीक है, क्लियर है? जैसे ये है कैपुट, तो ये आपका क्या हो गया, एंटीरियर आगे की तरफ, ये हो गया पोस्टीरियर, तो ऑब्वियसली ये कहाँ है, मिडल में। ओके, फिर अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, वो भी कवर हो गया होगा लेक्चर में। पेनिस के बारे में था, पेनिस की लेयर, पेनिस का वेस्कुलर सप्लाई, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया है कवर। पहले हाँ या ना बता दो। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। ओके, तो फिर उसमें तुमने देखा होगा वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, उसमें यूरेटर कैसे पास ऑन किया है वो भी देखा होगा, यूरेथ्रा कैसे ओपनिंग हो रही है वो भी होगा। ग्लांस पेनिस कवर, बस हम टर्म बोलेंगे, वो टर्म्स बताना, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर पूछना होगा तो। यूरेथ्रल मेटस, जो ओपनिंग होती है जहां से रिलीज ऑफ यूरिन और रिलीज ऑफ सीमेन होता है, दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मेटस। ओके, कवर हो चुका है, वेरी गुड। ठीक है, गुड। ओके, ठीक है, फिर डक्टल सिस्टम में ही जैसे यहाँ पे लिखा है यूरिनोजेनाइटल चैम्बर, उसके पहले आपको और ऐड करना है ग्लैंड वाला पोर्शन। ग्लैंड वाले पोर्शन में क्या क्या आएगा, सेमाइनल वेसाइकल की ग्लैंड आएगी, एजेकुलेटरी डक्ट उसमें ओपन होता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर है, वेरी गुड। काफी कुछ हो गया, मतलब मेल तो पूरा कंप्लीट कवर हो गया, अब तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बस पूछ रही हूँ। इमेजेस दिखाए होंगे बेटा उसमें, यूरेथ्रा कैसे, यूरेथ्रा पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों तरफ है, प्रोस्टेटाइटिस, बेनाइन प्रोस्टेट, किस तरीके से ट्यूमर कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है, कि ये सारी बातें हो चुकी होंगी ना, वो भी क्लियर है? ओके, गुड। फास्ट फास्ट बस बताते चलो। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सभी के कलेक्शंस को जो लिक्विड कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज सेमाइनल प्लाज्मा। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, कैल्शियम और फ्रक्टोज का प्रेजेंट होना। कैल्शियम एंड फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शन में फॉर्म होता है, दैट्स वाई फ्रक्टोज टेस्ट। ठीक है, फ्रक्टोज टेस्ट यूज किया जाता है जो सैंपल रेप विक्टिम्स के बॉडी से, क्लोथ से जो उनके टेस्ट होते हैं, वहां पे फ्रक्टोज के प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। इफ फ्रक्टोज प्रेजेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि हाँ वहां पे सीमेन रिलीज हुआ है, क्योंकि दैट इज द पोर्शन विच ओनली फॉर्म इन द सेमाइनल प्लाज्मा या सीमेन। ओके, वेरी गुड। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द एंटरिंग, फॉर द डेवलपमेंट,
इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि कैल्शियम क्लॉटिंग ऑफ सीमेन जो रिलीज हो गया, जो बॉडी से वो रिलीज हो जाता है, जैसे अभी किसी का सैंपल अगर लिया गया वहां से, किसी विक्टिम के क्लोथ से या सैंपल लिया गया, तो इट विल बी नॉट प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, इट कन्वर्टेड इनटू कोएगुलेटेड फॉर्म। ओके, क्लियर है? तो उस कोएगुलेशन की मैकेनिज्म में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, वेट करना एक मिनट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख समझ में आ रहा है? तो कोएगुलेशन में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सीमेन के कोएगुलेशन। स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीमेन, ठीक है? सिर्फ स्पर्म अकेले नहीं रिलीज होता है, सीमेन होता है पूरा। ओके ओके गुड। और क्या पूछ ले? चलो ग्लैंड वाला तो हम अभी कराएंगे ही। ओके, सेमाइनल प्लाज्मा के कंपोजिशन चार्ट गिवन है, कंपोजिशन एंड चार्ट फॉर द सेमाइनल प्लाज्मा गिवन है। फास्ट बताओ बेटा जरा। टेस्टिस का सिक्रेशन उसमें 2 to 5% होता है। सेमाइनल वेसाइकस से जो सिक्रेशन हो रहा है दैट इज 65 to 75, प्रोस्टेट से 20 to 30%, एंड बल्बो यूरेथ्रल का कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1% होता है। सेमाइनल वेसाइकल से जो सिक्रेशन होता है उसी में प्रोस्ट ग्लैंडलिन एंड फ्रक्टोज होते हैं। और ये मैंने क्वेश्चंस भी कई बीच बीच में पूछे होंगे उन लेक्चर में, उन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए मेरे पास। चलो ठीक है, कुछ अब ग्लैंड वाला पोर्शन देख लेते, एक रिवीजन करते हैं, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेसेक्टोमी, कटिंग एंड टाइंग वासा डिफरेंस। क्यों वासा डिफरेंस को कट किया जा रहा है? कि दैट इज द पोर्शन विच मेक्स कनेक्शन बिटवीन द एब्डोमिनल ऑर्गन एंड टेस्टिस। ओके, स्पर्म के ट्रैवल में अगर वेसेक्टोमी करना है तो किसको कट करना होगा, किस डक्ट को कट करना ज्यादा इजी है? वासा डिफरेंस को। किससे जुड़ी हुई है? एक साइड में एपिडिडमिस से जुड़ी हुई है। ओके बच्चा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर से तुम्हें पेयर में कौन सी ग्लैंड है, किसमें क्या सिक्रीशन हो रहा है, ये सब चीजें याद रखनी। बहुत डिटेल में नहीं रुकेंगे, सिर्फ क्या क्या है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम रिवाइज करा दे रहे हैं। Fibrinogen, postganglion, citrate, inositol, and several proteins are also present in semen, and fructose is found in seminal fluid. ठीक है, फ्रक्टोज तुम्हें पता है कि दिस इज मोनोसैक्राइड, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी का सोर्स है, तो फ्यूल की तरह वर्क कर रहा है, फूड की तरह वर्क कर रहा है स्पर्म के। प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड आपको याद रखना है कि दिस इज वन ग्लैंड, नंबर में एक होगी। कहाँ है? बेलो द यूरिनरी ब्लैडर, लोकेशन पूछा जाता है, बेलो द यूरिनरी ब्लैडर। और किसके चारों तरफ है? अनपेयर्ड याद रखना, किसके चारों तरफ है? पूरा डक्ट इसके चारों तरफ से जाएगा, यस करेक्ट है। और ये किसके चारों तरफ है? तो सिंपली यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा को। दैट्स वाई तो वहां पे प्रोटेस्टाइटिस होने पे या बेनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से यूरेथ्रा नैरो हो रहा था और उससे यूरिन में प्रॉब्लम आता है, यूरिनेशन में, मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आती है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। इमेजेस देखे होगे तुम लोग, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, नंबर में एक होती है लेकिन लोबल है। Each lobes open into prostatic urethra through many fine aperture. It secretes slightly alkaline prostatic fluid. Important point है। नेचर पूछा जाता है, कहाँ कितना पीएच है, कहाँ क्या कंपोजिशन है, कौन एल्कलाइन है, कौन एसिडिक। Which is milky, thick, sticky और jelly like
अपीयरेंस इट मेक्स अबाउट 30% ऑफ पार्ट ऑफ सीमेन, टोटल सीमेन का 30% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन स्पर्म एक्टिवेशन, स्पर्म को फूड सप्लाई में सेमाइनल वेसाइकल, स्पर्म के एक्टिवेशन में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन रोल प्ले करते हैं। और क्या क्या है इसमें, सिट्रिक एसिड है, कैल्शियम है, इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम एंड प्रोफिरिन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी यहाँ पे सिक्रेट होगा। और ये सभी अगेन जैसे आपने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखा है ना, उसी तरीके से क्या है, सीमेन के क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं, सीमेन की क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंबाइंस विद द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स and so the semen gets coagulated. In the coagulated semen, the mobility of sperm is reduced. Obviously, जिस मीडियम में वो मूव कर रहा था, अगर वो coagulated हो जाएगा तो उसकी mobility reduce हो जाएगी, and this is direct question. Okay, mobility reduced हो जाएगी, और यहाँ पे जितना उसको reduce करके किया जा रहा है ना, ये डिकैपेसिटेशन की पूरी प्रोसेस होती है वेजाइना के अंदर, वो हम बताएंगे वहां पे जब आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तब वहां तो फिर से मोबिलिटी इसकी फास्ट होगी। उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब तक, जो तुमने कहीं पे एनिमेशन वगैरह में पढ़ा होगा कि बहुत फाइट होती है, हमारे बर्थ के लिए भी इतनी फाइट है, कहीं देखा होगा, ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं, और एक एग से कोई एक स्पर्म फ्यूज करता है एंड ही इज द विनर, इस तरीके से एनिमेशन बना होता है। ओके बेटा, तो वो मोबिलिटी को वो वापस रिटेन करेगा वेजाइनल कैनाल में, is reduced and so their energy is conserved. एनर्जी क्यों कंजर्व करना है, अब डेवलपमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, स्पर्मेटोजोआ के पूरे डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाता है, एंड देन वो सर्टोली सेल से पूरा फूड लेके और तब अपना जर्नी स्टार्ट करता है। तो क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म बहुत लेस अमाउंट में या निग्लेजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो बहुत सारे रिएक्शन, जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन है वो नहीं फॉर्म होंगे, वो नहीं वहां पे परफॉर्म होंगे। ओके, तो दैट्स वाई इसको क्या करना है, इसके पास जो ये सर्टोली सेल से खाना पीना खा के निकला है उसको सेव करके रखना है और उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इट इज जस्ट लाइक कि डॉर्मेंसी, समझ लो उतना डॉर्मेंट नहीं है, एक्टिव है, लेकिन यू कैन रिलेट इट, किसको डॉर्मेंट में जाना पड़ेगा ताकि एनर्जी इसकी सेव रहे। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे फाइब्रिनोलाइसिन भी एंजाइम प्रेजेंट है जो कि इसको रीलिक्विफाई करता है। सीमेन अगेन लिक्विफाइज एंड इन दिस सीमेन नाउ द स्पर्म कैन मूव। ये तो हो गया कि मेल के ही अंदर मूवमेंट के लिए, वहां पे भी चेंज है, और उसके बाद भी वो पूरा इनएक्टिव स्टेट में, मतलब सेमी इनएक्टिव स्टेट में आएगा एंड फाइनली एक्टिव होता है आफ्टर द एंटरिंग इन फीमेल वेजाइनल कैनाल। कुपर्स ग्लैंड नेम याद रखना है बेटा, छोटी सी गलती होती है, बच्चे ये वाला नाम भूल जाते हैं, बल्बो यूरेथ्रल याद रहता है, लोकेशन याद रखना है, पेयर में होंगी, ठीक है। इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स फाउंड ऑन लैटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, प्रोस्टेट से नीचे, आपको इमेज देखा होगा आपने, नीचे के साइड में है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, situated in the membranous part of urethra and opens into penile urethra. इट सिक्रेट, इसका सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीएच को चेंज करेगा। इट सिक्रेट ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक फ्लूइड, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, दिस डिस्ट्रॉय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही सिक्रेशन जो यूरिन, क्योंकि दोनों डक्ट कॉमन है, यूरिन आने के लिए भी सेम डक्ट है एंड सीमेन आने के लिए भी सेम डक्ट है, आपने डिटेल में देखा होगा, वहां पे स्ट्रक्चर मैंने बताया होगा, कुछ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो स्फिंक्टर का मूवमेंट इस तरीके से कोलैबोरेटेड होता है कि इफ a person is passing the urine it can't pass the semen, and if a person is involved in sexual intercourse it can't pass the urine। तो स्फिंक्टर इस तरीके से वर्क करते हैं कि एदर सीमेन और यूरिन पास हो। ओके, तो अगर से यूरिन वहां से पास आउट हुआ है तो ऑब्वियसली उसका एसिडिक पीएच होता है, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने कितना होता है यूरिन का पीएच बेटा, व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरिन? बताओ, रिप्लाई करो फास्ट।
तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझना है आपको कि जो पीएच है वो पीएच को नॉर्मल करना होगा। क्यों? क्योंकि सीमेन आ रहा है। ओके, तो अगर उसके रेलेवेंट पीएच नहीं रहेगा तो वहां पे मूवमेंट में प्रॉपर उसके रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, रेंज होती है। यस, लेकिन आपको अगर एक चूज करना होगा, ये मैंने वहां पे भी बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेंज होती है स्लाइटली अल्कलाइन से लेके स्लाइटली एसिडिक तक हो सकता है यूरिन। दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ यूरिन। यूरिन टेस्ट में पीएच को इसलिए टेस्ट भी किया जाता है। बट अगर एक बोलना है तो दैट विल बी 6 to 6 पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, मतलब एसिडिक रेंज वाला आपको चूज करना होगा। तो एसिडिक रेंज एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कौन सा सिक्रीशन कर रहा है? बल्बो यूरिथ्रल। ओके, and cleans it for the movement of sperm. It also helps in the lubrication of penis, जो कि अगेन इंटरकोर्स के टाइम में पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर कंपोजिशन, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, सब आपको याद रखना। ओके, सीमेन सीमेन इज नॉट ओनली स्पर्म। छोटी सी चीज है वो गलत हो जाता है बेटा। सीमेन से स्पर्म दैट इज नॉट साइनोनिम। इसी तरीके से वेजाइना को लेके काफी ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट विच स्ट्रक्चर इज वेजाइना वो लोग नहीं जानते। आप उस पर भी बात करेंगे। तो सीमेन एंड स्पर्म बोथ आर नॉट द साइनोनिम। सीमेन स्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीमेन। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, वॉल्यूम 3 to 4 ml, एक इजेकुलेशन में जब एक बार सीमेन रिलीज होता है उसका वॉल्यूम 3 to 4 ml, पीएच 7.3, नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 to 120 मिलियन पर ml। इसमें मैंने लिया हुआ लेक्चर तुम लोगों को कि फर्टिलिटी स्टेरिलिटी के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितने परसेंट विग्रस मूवमेंट करना चाहिए। तो टोटल वेल डेवलप्ड कह लो कि स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो उतना उसका 60% होना चाहिए टोटल। जैसे 120 मिलियन को ले रहे हो आप, तो 120 मिलियन पर ml है ये। ऑलरेडी 3 to 4 ml इजेकुलेशन हो रहा है। 3 to 4 ml जब सीमेन सिक्रीट हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 और 4 से। ओके, तो आप देख रहे हो कि लाखों लाखों के, अरबों के, करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज होते हैं। करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज होती है। और ऐसा नहीं है कि एक स्पर्म फ्यूज होना है तो कोई पर्सन, कोई मेल जो है वो फर्टिलिटी को कर सकता है अगर इफ देयर इज काउंट ऑफ स्पर्म इज 1 लाख। ठीक है, एक स्पर्म फ्यूज हो, अरे उसके तो 1 लाख स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो भी वो फर्टाइल नहीं होता है बेटा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ फीचर कैरेक्टरिस्टिक यू कैन से, कि अप्रोक्सीमेटली आप इतना समझ लो कि 12 to 40 to 48। ठीक है, 360 मिलियन तक आप चले जाओ कि इतना सिक्रेशन हो रहा है। तो 360 मिलियन का 60% जो होता है इट शुड बी कंप्लीटेड स्ट्रक्चर। इतना स्पर्म जो फॉर्म होता है ना, उस सभी कंप्लीट, मतलब उसका हेड हो, टेल हो, पूरा वेल डेवलप्ड हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर तक वो नहीं पहुंच पाता है। दैट्स वाई वहां पे काउंट ज्यादा होते हैं। ओके, तो 60% तो काउंट होना चाहिए। एंड उसके बाद ये लिखा भी है यहाँ पे, 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज एंड फॉर एट लीस्ट 40%। उसके बाद 40% उसमें क्या होने चाहिए? दौड़ लगाने के लिए फिट होने चाहिए। ठीक है, तो विग्रस मोटिलिटी होगा तब वो जाके वो पर्टिकुलर मेल पर्सन जो है वो फर्टिलिटी को शो करता है। इसलिए हमारे जो सोशल समाज में है ना कि अगर किसी कपल को, कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल, तो सबसे पहले जो वहां पे टेस्ट होते हैं, जो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उठता है वो फीमेल पे उठता है। ओके, या इवन एक चीज और होती है कि किसी को बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी हो रहा है तो उसके लिए भी फीमेल को बोला जाता है। बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप दोनों ही चीजें आपको क्लियर होगी कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि देयर इज द फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़की लड़का में तो निग्लेजिबल 1% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लड़की और लड़का जो हो रहा है वो फीमेल की वजह से हो रहा है, क्योंकि XY आपको पता है मेल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कहने की बात यह है कि 40% तक वहां पे रेस लगाने के लिए रेडी रहते हैं जब स्पर्म, तब जाके कहीं वो पर्सन, वो मेल पर्सन फर्टाइल की कैटेगरी के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, और फीमेल का तो एक ही एग फॉर्म हो रहा है, एक ओवरी से एक एग एक साइकिल में। इसका स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है ये, टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके क्लियर है? इसका आंसर करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डक्ट से रिलेटेड पूछे होंगे लेक्चर के बीच में, उनको भी आपको नोट डाउन करके मुझे आंसर करना चाहिए। ठीक है, इसका इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसका भी आंसर शेयर करोगे। व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3। ओके, अब हम क्विक एक रिवीजन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस के लिए। हार्मोन सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, जीएनआरएच एंड एफएसएच-एलएच। ये एकदम नाम आते ही आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो पता हो तुम लोग ये कहाँ से रिलीज होता है और ये दोनों कहाँ से रिलीज होंगे। ए कहाँ से सिक्रीट होगा एंड बी कहाँ से सिक्रीट होगा। ए हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। जब भी आर रहेगा रिलीजिंग हार्मोन, ऑलवेज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड एफएसएच और एलएच दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी। वेरी गुड, क्लियर। तो हार्मोन का गेम होगा बेटा। वहां पे भी बताया था मैंने कि जो ग्लैंड है, जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दे आर आल्सो द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑर्गन, सॉरी गैमेटोजेनेटिक ऑर्गन। दैट्स व्हाई आप उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल रहे हो और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हो। ओके, तो उन पे वर्क करने वाला हार्मोन कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। कौन सा? एफएसएच और एलएच। क्लियर? आपको वहां पे भी मैंने एक टेबल दिया हुआ था कि कौन किस पे एक्ट करेगा। ओके, तो इसका एक टेबल लेक्चर में भी आपको आया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लेना। यहाँ पे भी मैंने एक ले लिया है, दिस वन। Hypothalamus releases gonadotropin releasing hormone GnRH. It releases is act on anterior pituitary. Anterior pituitary पे act कर रहा है, इसका मतलब anterior pituitary हार्मोन को सिक्रीट करेगी, न कि हाइपोथैलेमस वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आने वाला आपको जो आपने देखा था एडीएच, उससे रिलेटेड नहीं होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के एंडोक्राइन ग्लैंड इसको फॉर्म करेंगे एफएसएच एंड एलएच को, एंड वो रिलीज होंगे। एलएच एक्ट ऑन द लीडिंग सेल, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करेगा। सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अलोंग विद द सर्टोली सेल्स सिक्रेशन। ओके, फिर इसका नेगेटिव फीडबैक भी होना चाहिए कि एक्सेस अमाउंट में ना बन रहा हो, उसका भी एक कंट्रोल होना चाहिए। तो इनहिबिन जो है वो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके नेगेटिव फीडबैक करता है। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन रुकेगा, फॉर्मेशन रुक जाएगा। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए हम फटाफट एक बार बता दिए आपको, तो ध्यान रखो। ये एक उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। फिर आपका Besides this hormone, vitamin E, this is again question, is also essential for the gametogenesis. Deficiency of vitamin E leads to sterility. ये विटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैंने आपको विटामिन की लिस्ट नहीं दी है, वो भी मुझे याद दिलाना। शायद दे दी थी क्या? विटामिन की लिस्ट दे दी है डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में? नहीं दिए शायद। तो विटामिन की लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टाइम हम दे देंगे आपको। तो विटामिन ई की कमी स्टेरिलिटी को भी प्रमोट करती है। ठीक है, विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस हेल्दी गैमेट के लिए, स्टेरिलिटी डेवलपमेंट फर्टिलिटी के बाद भी हेल्दी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए का रिक्वायरमेंट is divided into 3 stages: multiplication phase, growth phase and maturation phase. Multiplication, growth and maturation. Clear? अब ये आपने पढ़ा हुआ है, फिर से हम शॉर्ट में एक रिवाइज कर दे रहे हैं कि इमेच्योर जर्म सेल,
कौन सी सेल जर्म सेल होती हैं? जो कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो वो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं, वो पहले अपने आप को डेवलप करेंगी, मतलब सेल ग्रोथ फेज में चली जाएगी, उसके बाद वो माइटोटिक करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया फिर से माइटोसिस करती है और माइटोसिस करके वो अपने जैसी एक सेल बनाएगी, क्योंकि ये थ्रू लाइफ होने वाला प्रोसेस है। तो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स टू स्पर्मेटोगोनियल सेल एंड एक बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो उसी फेज में पहला फेज क्या है? फेजेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इससे क्या फॉर्म हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। एंड स्पर्मेटोगोनिया, पेन को क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अगेन फेज ऑफ ग्रोथ, अपने साइज को, ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, अपना अपने को डिफ्रेंशिएट करेगी। देखो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड की तो एक स्पर्मेटोगोनिया अपने जैसे ही सेल को रिप्लेस करेगी, अपना सब्सटीट्यूट बनाएगी, और एक क्या बनेगी? वो ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जो आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाली ही क्या है? दिस इज द मियोसाइट। मियोसाइट सेल। याद आया मियोसाइट किसको बोलते हैं? ऐसी सेल जो मियोसिस में रोल प्ले करती है, जो मियोसिस परफॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट सेल्स। ओके, गुड, क्लियर है? हाँ बेटा, तो वहां से कैसे डेवलपमेंट हुआ कि वहां से स्पर्मेटोगोनिया ने अपने लिए एक अपना रिप्लेसमेंट बनाया बाय द एंड ऑफ माइटोसिस, एंड देन एक उसने क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो फेज ऑफ ग्रोथ में क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया डेवलप्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड देन फेज ऑफ मैचुरेशन में क्या हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस टू सक्सेसिव डिवीजन। टू सक्सेसिव डिवीजन ये कौन सा होगा? मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, अब मैचुरेशन वाले फेज को देखते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो था, अच्छा प्लाइडी जरूर याद रखना, फिर से प्लाइडी का गेम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि माइटोसिस के रिजल्टेंट, यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, तो स्पर्मेटोगोनिया 2n, स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड 2n। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो दोनों की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। ओके, देन अगेन मियोसिस टू। स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, उसके होने के लिए जो गैमेटोजेनेसिस की कलेक्टिव प्रोसेस हम बोले, तो उस प्रोसेस में एक मल्टीप्लीकेशन फेज होगा। क्यों? क्योंकि उस सेल को जो बनना होगा, वो सेल भी बनेगी जो इन स्ट्रक्चर को बनाने वाली है। तो मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर उसके बाद वो ग्रोथ को करेगी, एंड देन फाइनली मैचुरेशन। ठीक है, फीमेल के केस में ग्रोथ और मैचुरेशन फेज काफी लंबा चलता है। जब तक वो फीमेल पूरे एक कंप्लीट कहें कि उसकी उस साइड या एग सेल तब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए उसके अंदर एंटर नहीं कर जाता। इट मीन्स कि टिल द फर्टिलाइजेशन वो कंप्लीट डिवीजन मियोसिस उसका कंप्लीट होता ही नहीं है। कुछ आफ्टर बर्थ अरेस्ट होता है, कुछ प्यूबर्टी के टाइम में अरेस्ट होता है, तो उसको हम लोग oogenesis के टाइम ही देखेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड। पहले देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन का अलग सेपरेटली देखेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी, मतलब अपने आप को डेवलप करेगी। तो स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करेगी तो एक स्पर्मेटोगोनिया खुद ही बनेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने को रिप्लेसमेंट करते रहना है बेटा। तो वन स्पर्मेटोगोनिया, or you can say two spermatogonia developed. One is converted into mature spermatogonia ताकि वो दोबारा माइटोसिस कर पाए, and second one is developed into primary spermatocyte. तो प्लॉइडी की बात करते हैं, ये 2n थी क्योंकि अभी मियोसिस हुआ नहीं है, ये भी 2n है, लेकिन यहाँ फर्स्ट मियोसिस हो चुका है। तो फर्स्ट मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, सेल डिवीजन भी यहाँ पे याद होना चाहिए। फर्स्ट मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकेंड मियोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो सेकेंड मियोसिस से तो प्लाइडी चेंज होगी नहीं, फर्स्ट मियोसिस से ही चेंज होती है। तो ये भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन है
कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटिड ऑब्वियसली हैप्लॉयड है क्योंकि सेकेंड मेयोसिस में कोई रिडक्शन होगा नहीं और अर्थ पे भी हमारे एन कभी हाफ एन नहीं होता, तो हमें ध्यान में रखनी है प्लॉइडी वाली। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड से स्पर्मेटिड बनेगा एंड स्पर्मेटिड अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस। ओके, तो स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड। अब ये ह्यूमन का केस है, तो जब तक डिप्लॉयड है वहां पे क्रोमोसोम नंबर 46, देन एम, देन 23 एन वाले केस में 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनना सुनना थोड़ा ध्यान से, कुछ हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अगर पूछता है कि चलो पूछे कि अगर पूछ रहा है कि 120 फर्टिलाइज्ड एग बनना है, 120 फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसके लिए कितने स्पर्म की नीड है और कितने एग की नीड, तो ऑब्वियसली 120 स्पर्म 120 एग, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड करेंगी, एग हमेशा एक ही से बनेगा, एक मदर सेल से एग आएगा, तो ये तो आपका हर केस में चला जाएगा। 120 पूछ रहा है तो 120 सेल ही इन्वॉल्व होंगी, जर्मिनल सेल्स इसमें डेवलप होंगी और एग को फॉर्म करेंगी, क्योंकि 3 ऑलवेज यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है स्पर्मेटोगोनिया। अगर पूछा है कि हाउ मेनी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 120, तो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, समझ में आया ना। यहाँ पे देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना है तब तक तो एक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब पहला मियोसिस हो गया तो सेल कितनी है, 2 सेल। स्पर्मेटिड्स तो सेल कितनी है, 4 सेल। ओके, तो 4 सेल कितनी बार मिल रही है, 120 डिवाइडेड बाय 4 तो 30। कितनी सेल आ गई बेटा, स्पर्मेटोगोनिया कितनी चाहिए, 30, क्योंकि each spermatogonia develops in the formation of 4 spermatoids. Is it clear? तो total number of spermatogonia is 30. Okay, clear है। अब अगर पूछा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन आंसर विल बी अगेन 30, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट तो स्पर्मेटोगोनिया से ही बन रहा है बेटा। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नंबर में 1 है, स्पर्मेटोगोनिया से बना, तो ऑप्शन इज 30। But a question is asking about the how many number of secondary spermatocytes takes place. Then what will be the answer? कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स चाहिए आपको 120 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बताओ फटाफट। यस बेटा, करेक्ट है ना, करेक्ट है निनाद, 60। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट्स तो एक थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भले ही एक था, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड्स इनटू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड हुआ था 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, एंड ईच 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इनटू 2 स्पर्मेटिड्स, तो टोटल स्पर्मेटिड्स आपके हो गए थे 4। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 1 इन नंबर है, ये 1 इन नंबर है, ये 2 इन नंबर है, ये 4 इन नंबर है, ये भी लिख लो। ओके, क्लियर है बच्चों। प्यूबर्टी क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज के लिए रेडी हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाती है बॉडी, दैट इज द प्यूबर्टी। At puberty, spermatogonia divides by the mitotic division and forms spermatogonial and primary spermatocytes. Then primary spermatocytes divides, undergoes the real spermatogenesis by the meiotic division. First meiotic division results in the formation of secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes are in 2 in number
and they undergoes second meiotic division and forms 4 spermatids from 2 from each secondary spermatocytes. आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए आपके। इमेजेस मैंने दिखाई होंगी, इसमें आप कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना। मेल गैमेट पढ़ रहे हो, मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि या तो वो एक्स मेल गैमेट बनाएगा या तो वो वाई मेल गैमेट बनाएगा। देखो सेल डिवीजन में अपन ने आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फोर सेल को डिफरेंट वेरिएशंस के बनाए थे ना, कॉम्बिनेशन को, उसी तरीके से यहाँ पॉसिबिलिटी है। अब ये एक्स अगर फीमेल के एक्स से फ्यूज करेगा तो ऑब्वियसली बेटी होगी, ठीक है। ये वाई अगर फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, वाई अगर गया फ्यूज किया तो बेटा हो गया। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल और फीमेल? मेल रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ तक के पोर्शन को आप अच्छे से डिवाइड करो। फिर एक टर्म्स मैंने बताए होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्लियर है आपको? स्पर्मिएशन बोला होगा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने उस लेक्चर में भी बोला होगा कि सिंपल आप लिखो कि जो 4 स्पर्मेटिड्स बने वो सभी अभी मैच्योर स्पर्म नहीं है, तो उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस में उनके साइटोप्लाज्म के ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो सिंपल आपको लिखना है स्पर्मेटिड undergoes transformation या metamorphosis process and it forms the spermatozoa और sperm। अब यहाँ फ्लूइडिटी की बात नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है। दिस इज मैचुरेशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोलियोसिस। स्पर्मेटोलियोसिस टर्म याद रखना, ठीक है। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस, जो स्पर्म यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हुआ है, ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाला फिनोमेना, ठीक है। इसको ध्यान देना, साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म को रिलीज कर देता है एंड देन द स्ट्रक्चर फॉर्म, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसमें हेड है, मिड पीस है एंड टेल। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट वन, जब सर्टोली सेल से वो फूड लेके जाता है, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। ओके, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट, ये जो आपका पूरा स्पर्मियोजेनेसिस वाला प्रोसेस है, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ, अच्छा अभी मैंने इसको ही बोल दिया क्या, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इसके बाद जाएगा स्पर्मिएशन। मुझे लगा सेकंड पॉइंट वही लिखा, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या है, जब ये जो रिजल्टेंट आपका स्पर्म बना है या स्पर्मेटोजोआ बना है, ये सर्टोली सेल से जब फूड लेके और देन डेवलप हो जाएगा, सर्टोली सेल से इन्वॉल्व होगा, उस केस में उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। क्लियर है? ठीक है, इसका भी देख लो आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं, वो खुद डेवलप हुआ है स्पर्मेटोगोनियम से, वो अलग बात है, लेकिन स्पर्मेटिड जो फॉर्म है वो सर्टोली सेल, ये खुद एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्टोली सेल के अंदर वो इनगल्फ होके क्या कर रहा है, पूरा अंदर नहीं गया है, टच होके इससे फूड एंड न्यूट्रिशन ले रहा है और प्रिपेयर हो रहा है। ये इमेज ज्यादा बेटर है, क्लियर। ये जो है दैट इज द सर्टोली सेल, यहाँ से वो न्यूट्रिशन लेके पैकअप करके, जैसे कहते हैं ना ट्रैवल के लिए निकलने वाला है तो रास्ते के लिए खाना लेके जा रहा है, उस तरीके से स्पर्म करता है। ओके, क्लियर है बच्चा?
तो अगर स्पर्मेटिड कहें तो स्पर्मेटिड स्ट्रक्चर जो था वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा, एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट के बाद मूवमेंट को शो करेगा दैट इज बेसिकली स्पर्म, और ये मोटिलिटी को शो करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? वेरी गुड। इसको आप कंप्लीट कर लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो अच्छे से, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इमेजेस को प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको भी सॉल्व करके आंसर करो, और कल से हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके? क्लियर है? चलो ठीक, बाय बाय। कल एक क्विक रिवीजन स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी करा देंगे। चलो बाय।